हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनबॉक्सिंग रीजनिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सकुशल अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने लेके आया हूं लॉजिकल रीजनिंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट अजम्पशन एंड देन आर्ग्यूमेंट्स। तो आज का जो सेशन होगा इसमें मैं आपको कंसेप्ट के साथ कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा डाउट होता है रीजनिंग का, वो लॉजिकल सेक्शन होता है। और ये आपको एक रात में चीजें नहीं समझ में आती हैं। आप कंसेप्ट को सीख के आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जाके चीजें समझ में आती हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी कहानी को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में मेरे साथ पूरा बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको सेशन अगर जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको पीडीएफ भी मैं दूं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। तो आप वहां से जाके डायरेक्टली टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस पीडीएफ सारी चीजें अवेलेबल कराता हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अजम्पशंस की कैसे अजम्पशन वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको आर्गुमेंट। ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपके बाद मेंस में बहुत मिलने वाले हैं क्वेश्चन इसके। अगर आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर कोई स्टेट लेवल पुलिस हो। इसके अलावा अगर आपकी बात करें रेलवेज की, एसएससीज की, है ना, हर जगह आपको ये सेगमेंट मिलता है। आपको पीएससी और यूपीएससी के सीसैट में भी काफी क्वेश्चंस इसके मिलते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा, कंसेप्ट सीखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन उतने होंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रूल्स को बहुत अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिएगा और प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने लाने से पहले मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूं। चलिए देखते हैं कंसेप्ट इसका। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा अजम्पशन का, क्योंकि पहले हम पढ़ेंगे अजम्पशंस और जब अजम्पशंस पढ़ेंगे तो उसके कंसेप्ट को क्या है, कैसे करना है, मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अजम्पशन अजम्पशन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अजम्पशंस। ठीक है, तो बेटा अजम्पशन को अगर हिंदी में कहूं तो कहते हैं पूर्व धारणा। ठीक है, पूर्व धारणा। सर, पूर्व धारणा क्या होती? एक ऐसी धारणा जिसको हम पहले से ही कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक ऐसी चीज, धारणा मतलब एक तरह से सोच होती है। किसी चीज को जब हम पहले से सोच लेते हैं वो होती है पूर्व धारणा, वो होती है अजम्पशंस। तो यहां पे क्या होगा, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बारे में आपको लेके चलना है। आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आई बात आपको। चलिए देखते हैं कैसे। मैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ ट्रिक्स बताता हूं या कुछ फॉर्मूलाज बताता हूं जिनके थ्रू आपको क्वेश्चन को पकड़ना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझिएगा। अजम्पशन मतलब एक तरह से मैं कहता हूं कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, अब गाड़ी चलाने के बाद आपके सामने आपको ब्रेकर दिखाई दे रहा है तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आएगी वो आपका अजम्पशन होगा कि अगर ब्रेकर सामने दिख रहा है तो सबसे पहले मैं क्या दबाऊंगा, गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाऊंगा, गाड़ी का क्लच दबाऊंगा या गाड़ी का ब्रेक दबाऊंगा। यहां पर आपका अजम्पशन काम करता है। तो जो अजम्पशन आप सबसे पहले सोचते हैं वो बिल्कुल सही होता है। अगर सिग्नल पे ग्रीन सिग्नल आ गया तो आपके सामने सबसे पहला अजम्पशन क्या आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। ग्रीन सिग्नल होगा तो हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे, हमें क्या करना होता है। तो कोई भी चीज जो हो नहीं रही है, होने के चांसेस होते हैं, वो हमेशा अजम्पशन कहलाती है। और याद रखना, किसी चीज को अगर आप अपने सेल्फ मेड तरीके से सोचते हैं तो बिल्कुल अजम्पशन सही होता है। कैसे? अब यहां पे क्या होगा कि आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपके सामने एक स्टेटमेंट देगा, एक कथन देगा और उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स देगा। ठीक है, आपके सामने कुछ निष्कर्ष भी देगा। आपको पता लगाना होगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। आपके सामने कहानी ये होगी। कुछ बेसिक ऑप्शंस होते हैं इसमें, जैसे पहला ऑप्शन बोलता हूं क्या, ओनली वन फॉलो। ठीक है, ओनली वन। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर होता है ओनली टू, केवल दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन इस टॉपिक में होता है बेटा ईदर वन और टू, या तो पहला सही है
या फिर दूसरा, मतलब दोनों अगर अपनी अपनी जगह पे सही होंगे तभी आप इधर और लगाते हो, ठीक है। चौथा जो होता है वो नीदर नॉर, जो ऑप्शन होता है नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना ही दूसरा, और पांचवा होता है बोथ, कि दोनों सही हैं। अब एक सिंपल सी बात बता दूं मैं कि जो अजम्पशन टॉपिक आप पढ़ोगे ना उसमें ईदर और के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल होता है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं आता, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपके जो आंसर्स होंगे वो बाकी चार में आने के ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपके सामने जब क्वेश्चंस पूछा जाए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन को पहले रिलेट करना है, ठीक है, रिलेट करना है। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बोला अभी कि आप मार्केट जाते हैं गाड़ी से, और गाड़ी के सामने फिर जो आप सड़क पे चल रहे हैं अचानक से ब्रेकर आपको दिखाई देता है, तो आप वहां पर ब्रेकर दिखाई देगा तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही आपका अजम्पशन बिल्कुल एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ रूल्स मैं बताता हूं अजम्पशन के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ रूल्स मैं बताता हूं जिनको आपको याद रखना है और उनको फॉलो करा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं भी क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्टली, पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट पे बात कर लेता हूं, ठीक है। रूल्स इसमें क्या होगा कि पहला काम आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन, ठीक है। यहां पर रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, एंड कंक्लूजन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में एक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन का मतलब यहां पे बेटा क्या होगा, जिस मुद्दे पर अगर क्वेश्चन में बात हो रही है, अगर उसी मुद्दे पर कंक्लूजन में भी बात हो रही है, अजम्पशन भी उसी मुद्दे पर है, तो वो अजम्पशन बिल्कुल सही होने की कगार पे होता है। जैसे अगर ऊपर का स्टेटमेंट हमारा स्पोर्ट है, किसी स्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है और नीचे पॉलिटिक्स का डिस्कशन हो रहा है, तो अजम्पशन गलत होगा। अगर ऊपर बात की जा रही है हमारे पॉलिटिक्स की, तो नीचे अगर स्पोर्ट की बात होगी तो गलत होगा। मतलब स्टेटमेंट जिस बारे में बोला गया, अगर ऊपर स्पोर्ट है तो नीचे भी उसी स्पोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऊपर क्रिकेट है और नीचे हॉकी के बारे में बात की गई है तो गलत है, ठीक है। जिस मुद्दे पर हमारा स्टेटमेंट है उसी मुद्दे पर हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। तो पहला रूल याद रखिएगा कि देयर मस्ट बी लिंक बिटवीन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, की लिंक होना बड़ा जरूरी है। अगर लिंक नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली आप गलत काटेंगे, ठीक है। ये रूल आप बिल्कुल दिमाग में बना के रखना। अब बात करें रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 यहां पे जो होगा वो आप क्या सोचेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा आप हमेशा याद रखना उस क्वेश्चन के लास्ट में वाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्यों। लास्ट के क्वेश्चन के लास्ट में क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्यों वर्ड लगा देंगे। मैंने कहा आज राम उठा और मार्केट गया, मैंने कहा आज राम बेड से उठा और मार्केट गया। अब आपको अपने आगे क्या लगा देना है क्वेश्चन में, क्यों गया। उस क्यों का आंसर ढूंढ लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। क्वेश्चन समझिएगा कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्यों लगा देंगे, व्हाई। जैसे आप व्हाई लगाएंगे उस व्हाई का आंसर ढूंढ लेंगे, आपका आंसर होगा। अगर उस व्हाई का आंसर आपको नीचे नहीं दिख रहा तो याद रखना कि वो अजम्पशन गलत होता है, ठीक है। 2 बेसिक रूल आपको याद रखना है इसमें। अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इसमें जो तीसरा पॉइंट दोस्तों होता है वो क्या होगा। तीसरा पॉइंट में अगर कहता हूं इसमें कि एक बात हमेशा याद रखना, ये पूरे लॉजिकल रीजनिंग के लिए होगा कि कहीं भी ओनली वर्ड आ जाए, ओनली के अलावा एनी आ जाए, ठीक है, ऑलवेज आ जाए, ओनली एनी ऑलवेज, ठीक है, इसके अलावा ओनली एनी ऑलवेज, हिंदी में केवल, कोई और हमेशा, ठीक है, एटसेट्रा। ये जो वर्ड होते हैं ना, अगर कभी किसी अजम्पशन में आते हैं तो याद रखिएगा कि वो अजम्पशन गलत होता है, गलत होता है, जनरली गलत होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। बाकी आपको ये कहीं दिखाई दे तो चाहे वो अजम्पशन हो चाहे वो कोर्स ऑफ एक्शन हो, हमेशा गलत होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। इसके अलावा अगर मैं चौथा पॉइंट डिस्कस करूं दोस्तों, तो चौथा पॉइंट मैं यहां लिखूंगा, वो चौथा पॉइंट ये होगा कि अगर कोई भी बात गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी बोला जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी हो तो हमेशा याद रखिएगा सही होगा, सही होगा। लेकिन क्या याद रखना है कि उसका स्टेटमेंट से लिंक होना चाहिए। स्टेटमेंट से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तभी जाके वो सही होता है। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई बात आ गई, सरकार का बोला गया कोई स्टेटमेंट आ गया तो हमेशा सही होगा, लेकिन उसका स्टेटमेंट से लिंक हो। अब अगर जाहिर सी बात है
हमारे यहाँ अगर नॉर्मल किसी चीज की बात हो रही है, यानी स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की बात हो रही है, और वहां पर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आएगा तो वो उतना एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा क्या है, क्रिकेट है। तो आपको याद रखना गवर्नमेंट का जो हमारा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही होगा, लेकिन याद रखना लिंक होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया तो बिल्कुल एक्सेप्टेड होगा, लेकिन स्टेटमेंट भी तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, स्टेटमेंट भी तो उस मुद्दे से रिलेटेड हो। समझ में आई बात आपको? तो रिलेशन होगा तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये 4 मैजिकल रूल्स होते हैं बेटा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला काम रिलेशन चेक करना ही करना है, दूसरा काम क्वेश्चन देखो, लास्ट में वाई लगाओ ऐसा क्यों हुआ, तीसरा काम ओनली एनी ऑलवेज आ जाए, जनरली वो गलत होता है। इसके अलावा कोई भी बात अगर गवर्नमेंट से रिलेट करके आएगी तो बिल्कुल याद रखिएगा सही मानी जाती, लेकिन स्टेटमेंट में उसका रिलेशन होना चाहिए। 4 रूल और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाते, ठीक है। बाकी ये लॉजिकल है, इसमें आप क्या कहते हैं, लिमिटेशंस नहीं होती क्वेश्चन की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन, बाकी मैंने थोड़ा सा इजी लिया है, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन लिया है, जरा दिमाग लगाइए और अपने आप से सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया कि कोई इलेक्शन है, इन एन इलेक्शन कंडक्टेड इन अ विलेज एक्स, कोई विलेज है जिसका नाम एक्स है, जहां पे कोई इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन में अच्छी बात या खराब बात कह लूं मैं कि 20% ही केवल महिलाएं जो हैं वो वोट डालने आती हैं। अब देखो बेटा, अगर 20% महिलाएं ही केवल वोट डालने आ रही हैं तो यहां पर मैं लगा देता हूं क्यों। ऐसा क्यों हुआ होगा, लास्ट में मैं लगा देता हूं वाई। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्यों? जाहिर सी बात है। अब उसका रीजन अगर आपने पकड़ लिया, अजम्पशन में दिया गया हो तो सही होगा। तो जरा फर्स्ट अजम्पशन पढ़ें। पहला अजम्पशन, द नंबर ऑफ मैन इन द विलेज इज मोर देन द नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज एक्स। अब ये बताइए, इन्होंने बोला है कि जो आदमियों की संख्या है उस गांव में महिलाओं की संख्या से ज्यादा है। मुझे एक बात बताइए, अगर आदमियों की संख्याएं ज्यादा हैं और महिलाओं की संख्या कम है तो क्या उसमें 20% महिलाएं आएंगी? अब देखो, अगर यहाँ पे मेंशन किया है कि केवल 20% महिलाएं वोट देने आ रही हैं, मतलब अगर गांव में 100 महिलाएं हैं तो केवल 20 ही आई हैं वोट डालने, ठीक है। तो इसका मतलब 80 तो गांव में है ना। अब क्वेश्चन था कि ये 80 क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों 80 क्यों नहीं आई? तो क्या ये रीजन हो सकता है उस क्यों का कि वहां पर पुरुष जो थे, वो मेल मेंबर थे, वो ज्यादा थे गांव में? ये कोई इस क्यों का आंसर तो बना नहीं ना। तो पहला तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। उस क्यों का आंसर रिलेशन में नहीं बन पाया। हाँ, स्टेटमेंट से उसका रिलेशन दिख रहा, लेकिन फर्स्ट रूल फॉलो होने के बाद सेकंड रूल फॉलो नहीं हो रहा। उस क्यों का जवाब नहीं मिला मुझे। अब जरा सेकंड में देखो, क्या उस क्यों का जवाब मिल रहा है कि क्यों 80% महिलाएं नहीं आई? तो सेकंड क्या बोला गया, वुमेन हैड टू कुक फूड एंड कुड नॉट कम टू द वोट, यानी महिलाएं जो हैं वो खाना बनाना पड़ता है उनको, इस वजह से वोट देने नहीं आ पाई। क्या ये रेलेवेंट रीजन होता है? और एक बात बताइए मुझे, क्या ऐसा होता है? यहां थोड़ा सा लॉजिक लग रहा। क्या उस क्यों का सही जवाब ये था? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर महिलाओं के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम तो था नहीं कि 10 से 11 के बीच में ही वोट डाल सकते हैं। भाई पूरा दिन रहता है, मॉर्निंग में 9 बजे के बाद, या स्टैंडर्ड टाइम जो दिया जाएगा 9 या 10 बजे के बाद, या सुबह 8 बजे से या सुबह 7 बजे से आप जाके वोट डाल सकते हैं। और कब तक? शाम तक। तो इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेकंड ऑप्शन जो है वो उतना रेलेवेंट नहीं है जो क्वेश्चन हमसे पूछा है। उस क्यों का सही जवाब हमको सेकंड में भी नहीं मिल रहा कि यहाँ पर खाना बनाना पड़ता है। दिस इज नॉट द रेलेवेंट एग्जाम्पल। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सेकंड वाला भी गलत हो गया। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे दोस्तों? दोनों ही गलत है। नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला और ना ही दूसरा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आसान था, समझ में आया होगा। अपना थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं और देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हैं। नीचे पहला आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत ही सिंपल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको जरा सोचना है। 2 मिनट खुद को रोकिए और क्वेश्चन को सोचिए। वीडियो को पॉज करके सोचना शुरू करिए कि आपके हिसाब से यहां पर आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है, क्यों लगा के समझने की कोशिश करना है हमको। वर्ल्ड बैंक डबल्ड फंडिंग, ठीक है, टू $200 बिलियन टू टैकल क्लाइमेट चेंजेस, सेंडिंग एन इंपॉर्टेंट सिग्नल टू द वेंडर ग्लोबल कम्युनिटी टू डू द सेम। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन जो है उससे निपटने के लिए फंड को डबल कर दिया। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? जो सीजनल चेंजेस होते हैं कि बारिश के टाइम पे धूप निकल गई, धूप के टाइम पे बारिश हो गई, सर्दियों का समय शुरू हो रहा है लेकिन बारिश खत्म नहीं हो रही, फ्लड आ गए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं उसके रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने उनसे निपटने के लिए
$200 जो है वो $200 बिलियन का क्या कर दिया है, एक फंड तैयार किया है जो कि प्रीवियस फंड का डबल है, यानी पहले $100 किया होगा, $100 बिलियन किया होगा। और ऐसा करने के लिए कहीं ना कहीं बाकी जो वैश्विक समुदाय है, बाकी जो ग्लोबल कम्युनिटी है, सबको एक क्या कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। ये कौन, वर्ल्ड बैंक। तो मुद्दा हमारा क्या है, वर्ल्ड बैंक का है। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, वाई, क्यों कर रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं ग्लोबल जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट कह सकते हैं, जो चेंजेस होते हैं उनसे हमें सेव करने के लिए, उन चीजों को कि हम भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, हम भी थोड़ा सतर्क हो जाए और जो भी आपदा आए उसके लिए अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करें। तो इस क्यों का जो हमको आंसर है वो ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना है आपको, स्टेटमेंट को बहुत रियलिस्टिक तरीके से समझना है। अब इसमें पहला अजम्पशन क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following can be assumed from the given statement? हाँ, इनमें से कौन सा assumption जो है बिल्कुल सही या पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। तो पहला, climate change is one of the greatest environmental threat humanity has ever faced and it is harming people and ecosystem around the globe। अब इसका मतलब क्या बोला गया कि जलवायु परिवर्तन मानवता का एक सबसे बड़ा खतरा है। भाई जाहिर सी बात है, खतरा क्यों नहीं है। अगर हम खतरा इन द सेंस उसको दूसरे तरीके से इमेजिन करते हैं, बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हुई, किसानों का पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब जाहिर सी बात है, ठंडियों के टाइम पे जब बारिश नहीं होना चाहिए, बारिश हो रही, फ्लड आ रहा, बहुत मानव जाति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं ये बात जो बोली गई है, जाहिर सी बात है, इसी को देखते हुए फंड को बढ़ाया गया कि जो भी डिजास्टर्स होते हैं, जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, वहां पे डिजास्टर्स को रोकने के लिए भाई वर्ल्ड बैंक फंडिंग तो देगा। तो यहां पर ये बिल्कुल सही बोला गया यहां तक। उसके बाद क्या बोला गया, ये दुनिया भर में लोगों और उनके इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल बात सही है भाई, नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने, इस क्यों का जवाब मुझे पहले में दिखाई दे रहा, नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने फंड को डबल कर दिया और एक मैसेज दिया कि भाई अलर्ट रहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस से बहुत भारी चीजें नुकसान में हो सकती हैं। तो बिल्कुल पहला अजम्पशन जो है वो 100% ट्रू है, अगर हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें। क्यों, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ रिलेशन है, साफ साफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट से मैच कर रही और उस क्यू का बहुत ही परफेक्ट आंसर मिला है मुझे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज requires more attention than poverty, corruptions and financial crisis which is turn require more funds। यहां पे बोलते हैं ये कि क्लाइमेट चेंजेस के मुद्दे को कहीं ना कहीं गरीबी, भ्रष्टाचार और वित्तीय संकट जो है, इसकी तुलना में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, हाँ यार ये बात तो सही बोली जा रही, लेकिन जरा सोचिए यहां पर कहीं भी इस क्लाइमेट चेंजेस का इन सब की बातों से स्टेटमेंट में कोई रिलेशन हो रहा है बेटा? पॉवर्टी, करप्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस, इससे उसका क्या लेना देना? ये जो चीजें हैं, पॉवर्टी जो है वो ह्यूमन की देन है, गरीबी जो है वो नेचर की देन नहीं होती, करप्शन नेचर की देन नहीं होती, फाइनेंशियली जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, क्राइसिस होती है, वो नेचर की देन नहीं होती। और ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो नेचर से रिलेट कर रहा है। तो स्टेटमेंट नेचर के रिगार्डिंग है और अजम्पशन में हमारा मुद्दा ही चेंज कर दिया गया, इस वजह से सेकंड जो है वो बिल्कुल गलत है। यानी यूं कहूं कि रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है कि रिलेशन ही नहीं है दोस्तों। रिलेशन जो मुद्दा ऊपर बोला गया उस मुद्दे पे नीचे बात नहीं हो रही, उस मुद्दे को किसी और मुद्दे से रिलेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट अजम्पशन विल बी फॉलो। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आप बहुत ही क्लियरली चले। देखो मैंने ज्यादा रूल्स दिमाग में नहीं रखे हैं, ज्यादा कुछ सोच में नहीं रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन में वाई लगा रहा हूं, उस वाई का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो को पॉज करके जरा खुद से ट्राई तो कर लो, क्या पता आपसे बन जाए, क्या पता आपको चीजें समझ में आ जाए, और अगर नहीं आती है तो फिर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं तो हूं ना। Let's see. The General Administration Department has issued a circular to all the employee informing that hence fourth employee can be avail their lunch break at any of the half hour slot between 1:30 PM and 2:30 PM। बड़ी अच्छी बात बोली है कि जो हमारा प्रशासन विभाग है, सभी कर्मचारियों के लिए एक मैसेज उन्होंने भेजा है, क्या कि आप आज से दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में किसी भी आधे घंटे के स्लॉट में लंच ब्रेक कर सकते हैं। यानी
आपको आधे आधे घंटे का स्लॉट मिलेगा। इस स्लॉट में जितने इंप्लॉय हो जब भी लगे आपको आप कर सकते हैं। ये एक गाइडलाइन जारी की हमारी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब इन्होंने ऐसा किया है तो क्यों? जाहिर सी बात है, क्योंकि या तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कभी भी लंच करने जाते थे, जिससे डिपार्टमेंटल बहुत दिक्कत हो जाती थी, कोई इश्यूज हो गए, कुछ परेशानियां हो गई, कस्टमर या कोई क्या कहते हैं कि कोई भी आदमी नॉर्मल एक जनता जो आपके पास आती है और आप उस समय लंच करते पाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप बैंकिंग की बात करें तो बैंक इंडस्ट्री हो गई, रेलवेज हो गई, उनका एक लंच टाइम होता है। तो आम जनता को पता रहता है कि भाई लंच टाइम है, इस समय वो डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के जहां पर ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। तो वहां पर अगर ये चीज फिक्स हो जाएगी तो आम जनता एटलीस्ट परेशान तो नहीं होगी। तो ऐसा इसलिए किया गया। चलो जरा देखते हैं पहला असम्पशन क्या, उस क्यों का आंसर मिल रहा है। पहला, द एम्प्लॉइज में वेलकम द डिसीजन एंड अवेल लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट। भाई एक बात बताइए, सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है तो उसको क्या करेंगे, वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और समय पर अलग अलग समय स्लॉट पर लंच ब्रेक का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। ये यहाँ पर गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला, अगर कोई बात गवर्नमेंट ने बोली तो उसको एक्सेप्ट तो करना है। यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो अलग अलग स्लॉट है उसमें वो आसानी के साथ लंच कर सकते हैं, जिससे आम जनता भी इफेक्टेड नहीं होगी। भाई इनडायरेक्टली यही वाई का आंसर मिल गया ना भाई, अगर वो स्लॉट में करेंगे लंच तो एटलीस्ट आम जनता परेशान तो नहीं होगी ना। तो बिल्कुल सही था। सेकंड, there may not be any break in the work of the organization as the employee will have their lunch break at different time slot। मतलब कहना चाह रहे हैं, हो सकता है कि संगठन के काम में कोई भी विराम न हो, क्योंकि कर्मचारियों का लंच ब्रेक अलग अलग समय स्लॉट पर होगा। यानी ये जो बात बोली गई है वो बिल्कुल गलत होगी। यहाँ पे आगे पढ़ना नहीं था। ये जो बात उन्होंने बोली क्या, देयर में नॉट बी एनी ब्रेक इन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे कर्मचारियों के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम ना हो लंच ब्रेक का, क्योंकि भाई वो खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो आगे की लाइन पढ़नी नहीं थी, वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट चली गई है। अगेंस्ट मतलब ऊपर उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको करना है तो मतलब करना है। अब वहां पे हम ये अजम्पशन नहीं लेके जा सकते कि मान लीजिए ऐसा हो कि हमारे यहाँ लंच का टाइम पीरियड दिया ही ना गया हो, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात चली गई, तो बिल्कुल गलत हो गया। और वाई का आंसर भी इससे नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लगा देंगे, केवल पहला सही है। ONLY यहाँ पे है एक्चुअली ओनली फर्स्ट। ठीक है, केवल पहला जो सही। आप नोटिस करना इधर और नहीं मिलता है इसमें ज्यादातर, तो आप कोशिश करना इधर और पे थोड़ा सा अवॉइड करना। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड हो सकता है दोनों गलत हो सकता है दोनों सही हो, चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं असम्पशन का। और उम्मीद करता हूं इन 4 क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन करना कैसे होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति करने का डिसीजन ले लिया है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, तो क्यों डिसीजन लिया होगा उसके बारे में जरा सोच लो। भाई जाहिर सी बात है, एक तो यहां पे इस वाई का आंसर हम सोच सकते हैं बिना असम्पशन पढ़े कि डिमांड बहुत ज्यादा है टीचर्स की, टीचर्स स्कूल में नहीं है। और ये भी सोच सकते हैं कि भाई स्कूल बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे टीचर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, टीचर्स की बहुत डिमांड बढ़ रही है। तो डिसीजन लिया गया है, मतलब सोच नहीं रहे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी के टीचर्स को अपॉइंट करेंगे, मतलब जरूरत तो है ना। चलिए assumption number 1, there are enough school in the state to accommodate 4000 additional primary school teachers। की राज्य में 4000 अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्कूल है। भाई अगर हैं तो तभी तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ये फैसला ले रही है। और नोटिस करो यहाँ पे जो डिसीजन ले रही है वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, और यहाँ पे भी डिसीजन कौन ले रहा है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट ही ले रही है। राज्य के शिक्षकों की ही बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा, द एलिजिबल कैंडिडेट में नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई द गवर्नमेंट ऑफर। भाई यहीं पे पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया। क्या कि अगर पात्र उम्मीदवार हैं तो दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल है तो आप उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। और गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया कि आपको ये चीज है। मान लीजिए एक वैकेंसी डिक्लेयर होती है आरआरबी क्लर्क की, आप एलिजिबल है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे। तो यहाँ पे जो बात बोली गई बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो इसका आंसर भी ये गलत होगा। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों, ओनली फर्स्ट फॉलो।
समझ में आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अजम्पशन आपको उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन जो मैं आपके सामने देना चाहूंगा, सोच के समझ के आपको यहां बताना है। क्या बोला गया कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। हिंदी में, आय और व्यय के बीच के अंतर को कम करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी हमारे पास जितनी इनकम आ रही है और जितना हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर, उनके बीच में डिफरेंस जो हो रहा है उसको हमको कम करना है। अगर हमको कम करना है मतलब हम जितना खर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंस तो कम हो जाएगा ना। हमारे पास अगर 10 रुपए में कोई चीज हम क्या करते हैं, इनकम हमारी 10 रुपए की है और उसको हम 10 क्या कहते हैं कि 20 रुपए में बेच रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं 20 रुपए और कमा रहे हैं 10 रुपए, तो यानी गैप जो है क्या होगा हमारा 10 रुपए का हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम इनकम भी क्या करें 15 की करें और एक्सपेंडिचर 20 का करेंगे तो डेफिनेटली इनकम अगर हम बढ़ाएंगे तभी तो इनके बीच का गैप कम होगा ना। तो ऐसा करने के लिए कोई कंपनी है जिसने अगले महीने से अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत बढ़ाने का फैसला किया है कि भाई हम इनकम कैसे करेंगे, कीमत बढ़ा के करेंगे, ऐसा उसने डिसाइड किया है। क्यों किया होगा आपको समझ में आ गया होगा। इस वाई का आंसर मैंने बता दिया, इस वाई का आंसर जो है मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इनकम बढ़ाएंगे तभी तो एक्सपेंडिचर जो है और इनकम जो है उनका डिफरेंस कम होगा। भाई अगर कोई चीज अभी 10 रुपए की बेच रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उसको बनाने में 20 रुपए खर्चा हो रहा था, तो जाहिर सी बात है इनकम 10 की थी, एक्सपेंडिचर 20 का था, तो उनको जाहिर सी बात है नुकसान 10 का हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, हम एक काम करेंगे कि इनका जो गैप है वो थोड़ा सा क्या करेंगे और कम करेंगे। तो कम करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है इनकम बढ़ानी पड़ेगी और इनकम बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का दाम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्ट का दाम अगर वो 15 करेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक एग्जांपल, तो मैंने वाई का आंसर बताया, जरा फर्स्ट देखो, द रेट विल रिमेन मोर और लेस सेम आफ्टर इंक्रीजेस। वृद्धि के बाद भी दर खामोश यही रहेगी। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर हम इनकम का दाम यानी पैसे बढ़ा देंगे, एक्सपेंडिचर हमारा वही है, उतना ही चल रहा है, एक्सपेंडिचर 20 रुपए का है, इनकम हम 15 कर देंगे, पहले 10 थी अब 15 कर देंगे तो डिफरेंस कम होगा ना। इसने क्या बोला, नहीं वैसे ही रहेगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत बोला ना भाई, वैसे थोड़ी रहेगा। जाहिर सी बात है अगर इनकम बढ़ाएंगे तो चेंजेस तो होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा गलत है दोस्तों। दूसरा, द एक्सपेंडिचर विल मोर और लेस रिमेन द सेम इन नियर फ्यूचर, कि निकट भविष्य में खर्च खामोश यही रहेगा। जरा समझिएगा कि आने वाले भविष्य में, इन फ्यूचर में खर्च जो है वो यही रहने वाला है। अब ये चीज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं फ्यूचर की बात, जरा समझना। इन्होंने क्या बोला है भाई, कंपनी ने बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कंपनी अगर सोच रही है कि हाँ हमें इसको बढ़ाना है, मतलब उसका माइंडसेट है कि वो बढ़ाएगी और इनकम को अपने क्या करेगी, ज्यादातर गेन करने की कोशिश करेगी। तो आगे बोला गया द एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा है विल मोर और लेस रिमेन इन द सेम इन नियर फ्यूचर, की हो सकता है निकट भविष्य में जो खर्चा है वो यही रहेगा। अब जरा सोचो, निकट भविष्य का मतलब अगर मैं बोलता हूं, एक बार के दिमाग से मैं सोचूं, निकट भविष्य का मतलब बहुत दूर नहीं, यानी अगर मैं 2021 में हूं तो 2022 का मैं सोचूंगा, ठीक है। अब अगर 2022 का सोचूंगा, कोई भी कंपनी है अगर कोई सी चीज का डिसीजन लेती है तो 1-2 साल के कहीं ना कहीं क्या करती है, बैकअप लेके चलती है। उनको दिमाग में रहता है कि हाँ अगर ये चीज मैंने अभी बढ़ा दी तो नेक्स्ट ईयर तक मैं बैलेंस करते हुए चल रहूंगा। तो ये जो बात बोली गई है ना, मुझे अभी यहां तक दिख रहा है ये बात बिल्कुल सही बोली गई कि द एक्सपेंडिचर विल मोर और लेस रिमेन द सेम इन नियर फ्यूचर, कि निकट भविष्य में खर्चा कामोवेश यही रहने वाला है, इसी के जैसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनकम को कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की और खर्चे और इनकम के बीच का गैप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब अगर वो खर्चा भी बढ़ा देंगे, फिर से खर्चा अगर बढ़ा देंगे तो फिर से क्या वो गैप मेंटेन हो पाएगा? भाई अभी वो गैप को कम कर रहे हैं तो इनकम बढ़ा रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर को अभी भी उनको नहीं बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं यही रहने की उम्मीद है निकट भविष्य में। बहुत आगे डिस्टेंस तक नहीं सोच सकते। अगर ये ऐसे बोलता क्या कहते हैं कि अगर इसकी जगह सेम इन नियर फ्यूचर की जगह कुछ और बोलता, इन फ्यूचर बोलता, तो शायद मैं यहाँ पे क्या कहता, गलत काटता, क्योंकि भविष्य का मतलब बहुत आगे की बात होती है। लेकिन निकट भविष्य का मतलब होता है रिसेंटली 1-2 साल की बात कर रहे हैं भाई, उनको अपना बैलेंस को मैनेज करना है। तो इसलिए सेकंड बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा बेटा बोला गया द राइवल कंपनीज विल आल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, ये बिल्कुल गलत है।
राइवल कंपनी के बारे में स्टेटमेंट में कोई डिस्कशन किया नहीं गया है। यहाँ पर कोई कंपनी अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रही है, अपने इंडिविजुअल इनकम की बात कर रही है, एक्सपेंडिचर की बात कर रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट से हट गया, अगेंस्ट द स्टेटमेंट चला गया, या डायरेक्टली स्टेटमेंट का लिंक नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया ओनली सेकंड फॉलो। दोस्तों आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूं अजम्पशन आपको समझ में आया होगा। हमेशा इस बात का ख्याल रखना, स्टेटमेंट से रिलेशन होना चाहिए और स्टेटमेंट से जो रिलेशन होगा वही आपका आंसर बन सकता है। दोस्तों कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाके नहीं सोचना। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इट विल बी अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेफिनेटली यू विल गेट इट व्हाट यू वांट। आपको इसमें लेके चलूंगा मैं। सबसे पहले आर्गुमेंट की कहानी बताऊंगा। अब देखो अजम्पशन उम्मीद करता हूं आपको समझाया होगा, मैं समझ में भी आया होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी ट्राई किए मैंने, प्रैक्टिस भी कराई और कैसे अप्रोच कर सकते हैं मैंने सिखाया। 4 बेसिक रूल बताए थे, आपको उन चारों को फॉलो करना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं सोचना। आर्गुमेंट की बात करें, यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग होगी दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा ना, आपको आर्ग्यू करना है। अब आर्ग्यू मतलब वो लड़ाई नहीं करना है कि जैसे मम्मी पापा में लड़ाई हो जाती है ना, भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, फ्रेंड्स में लड़ाई हो जाती है, तो वहां जो डिबेट करते हैं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट का मतलब जहां पर हम सोशली डिबेट करते हैं, जहां पर हम अपने किसी पॉइंट को रखते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। और याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट का जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, वो 2 तरह से बेस्ड होता है। ठीक है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट को समझाऊं तो आर्ग्यूमेंट जो होगा वो हमेशा याद रखिएगा 2 तरह से यहां पे डिस्कशन करेगा। एक तो दोस्तों हो जाएगा यहां पे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, जिसमें दम होगा, जिसकी बातें एक्सेप्ट की जाएंगी, और एक होगा जो आर्ग्यूमेंट को वीक करेगा। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के साथ साथ वीक आर्ग्यूमेंट की कहानी चलेगी। भाई एक रूल तो इसमें मैं यहां पे एक्सेप्शनल है जो आपको बताना चाहूंगा। वो रूल क्या, कि लिंक बिटवीन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, लिंक होना बहुत जरूरी है। पहली चीज याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल रूल है जो चारों के चारों पॉइंट में, चारों के चारे कंसेप्ट में यहाँ पे अप्लाई होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की कहानी अगर मैं लेके चलूंगा तो आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, और आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं बताऊं इसमें, तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट, यानी कि क्वेश्चन जो होगा वहां पर आपको आर्ग्यू करना है और आपकी जो बात होगी वो पॉजिटिवली स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी चीज को समझाने के लिए। और कोई भी चीज स्ट्रांग कैसे हो सकती है, उसके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, बेसिक रूल्स हैं दोस्तों, जो मैं बताऊंगा और आपको उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, बेसिक रूल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा कि हर वो चीज जो गवर्नमेंट पर बेस्ड हो, ठीक है, गवर्नमेंट पे बेस्ड हो, वो हमेशा सही होती। ठीक है, गवर्नमेंट बेस्ड अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन फिर से वही बोलूंगा, गवर्नमेंट बेस्ड बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन कब? लेकिन स्टेटमेंट से उसका रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन नहीं हुआ, लिंक, देखो यहां पे मैंने बताया है कि लिंक होना तो कंपलसरी है। अगर लिंक हुआ और गवर्नमेंट की बात, कोई बात बोली गई, तो यहाँ पे ये आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल क्या होगा, 120% सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज जो होती है, अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है बेटा, यूनिवर्सल ट्रू क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रू मतलब जो हमारा डिसाइडेड है कि कभी चेंज नहीं हो सकता। सूरज कभी पश्चिम से नहीं निकल सकता। अब इस पे आप डिबेट नहीं कर सकते कि नहीं कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो यूनिवर्सल है कि वो हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डाउन होता है। यानी कि आपको याद रखना है, यूनिवर्सल ट्रू हमेशा सही होता है, कोई भी बात हो। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट की कोई बात हो गई, कोई बात अगर यूनिवर्सल हो गई तो जनरली सही होती है, कभी उसको गलत हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन को रिलेट करना आपको आना चाहिए, स्टेटमेंट को आर्गुमेंट आपको टफ करना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए। और उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आपको हमेशा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिबेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 चीजें जो होती हैं वो किसी भी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर कोई बात एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड का मतलब यहां पे मैं कह दूं कि अगर मुद्दा साइंस का है, स्टेटमेंट में जो डिबेट है वो किसकी है? साइंस की है, और वहां पर हमको डिबेट हो रहा है किसी साइंटिस्ट के द्वारा या नासा का कोई स्टेटमेंट है, तो वो आर्गुमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नासा इज मोर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ साइंस। तो वहां पर उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। ये मत सोचना कि नासा तो स्टेटमेंट पे नहीं है,
साइंस अगर स्टेटमेंट है, कंक्लूजन हमारा नासा से रिलेट कर रहा, इसरो से रिलेट कर रहा, बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस अगर स्पोर्ट्स का कोई स्टेटमेंट है और सचिन तेंदुलकर का स्टेटमेंट वहां पे बोला गया, बात बोली गई, 100% सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप एक बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं इस फील्ड की बात करें तो। ये तीन चीजें याद रखना किसी भी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग से ज्यादा वीक पे ध्यान देना। कोई भी आर्गुमेंट जो है, वीक आर्गुमेंट हमेशा याद रखना गलत होता है और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमेशा सही होता है। तो वीक के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आपको सेल्फ ओपिनियन नहीं रखना अपना, ठीक है? आपको सेल्फ ओपिनियन बिल्कुल नहीं रखना। अगर आप सेल्फ ओपिनियन रख रहे हैं, अपनी खुद की राय रख रहे हैं, तो डिबेट में आपकी राय को, आपके ओपिनियन को सामने वाला क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो कोई भी किसी क्वेश्चन में यहां पे सेल्फ ओपिनियन जो है, सेल्फ ओपिनियन नहीं रखा जाना है, ठीक है? आपकी खुद की राय गलत मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी डेटा एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो उसको कहते हैं बेटा अस्पष्ट। कोई भी चीज आप बोलते हो तो अगर वो क्लियर नहीं है तो याद रखना वो अस्पष्ट यानी एम्बिगुअस होती है और वो रॉन्ग मानी जाती है। वो हमेशा याद रखिएगा गलत मानी जाती है, ठीक है? आपको डेटा जो इंफॉर्मेशन देनी है वो क्लियर शॉर्ट देनी है, एकदम क्लियर। अगर आप थोड़ा भी लिपर चिपर इधर उधर कर रहे हैं तो मतलब आर्गुमेंट आपका रॉन्ग है, और यही चीज आपको यहाँ क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है? इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो होगा एम्बिगुअस सुपर फ्लॉज कहते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे सुपर फ्लॉज, ठीक है? सुपर फ्लॉज मतलब होता है बेटा निरर्थक, निरर्थक जिसका अर्थ ही ना निकले। जो हमारा मुद्दा कुछ और है, डिबेट किसी और चीज पे आप लेके चले गए हो, तो वो सुपर फ्लॉज डेटा होता है और जनरली वो गलत होता है, वो गलत ही होता है, इस बात का याद रखिएगा। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट में बताऊं यहाँ पे, तो बेटा इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है दैट इज हम किसी की कॉपी इमिटेटिंग नहीं कर सकते, किसी की नकल नहीं कर सकते, किसी से तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते कि अगर अमेरिका ये चीज कर रहा तो इंडिया को भी ये चीज करना चाहिए। वो कंपैरिजन हो जाएगा और वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? तो याद रखना ये कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करती है। इसके अलावा ओनली, एनी, ईच, एवरी ये सब आ जाए तो याद रखना अजम्पशन आर्गुमेंट जो हमारा गलत होता है, ये भी चीज याद रखेंगे। ओनली, ठीक है, एनी, ऑलवेज जो मैंने बताया था आपको, ये सब कहीं भी आ जाएंगे तो वो हमेशा याद रखना गलत कर देते हैं एज आर्गुमेंट्स को या कंक्लूजन को। गॉट इट? तो ये आपको तीन चार चीजें हैं जो बहुत ध्यान से समझनी है, इनको लेके चलना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से होंगे, मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। मैंने क्या बताया था, अजम्पशन वाले ऑप्शन में ईदर और के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, रेयर चांसेस होंगे कि ईदर और आता है, लेकिन यहाँ पे ईदर और बहुत अच्छे से आता है। जैसे इसका पहला ऑप्शन कि ओनली वन फॉलो, केवल पहला सही है, हाँ तो आप क्लिक कर लोगे अगर पहला सही हुआ तो। दूसरा आ सकता है ओनली टू फॉलो, अगर इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, भाई 2 से ज्यादा भी ऑप्शंस आते हैं तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करना पड़ता है। यहाँ पे जनरली अगर 2 कंक्लूजन आया तो वहां पे ऑप्शंस क्या आते हैं? तीसरा है ईदर वन और टू। अब देखो ईदर वन और टू कब लगाते हैं? ईदर वन और टू जो है यानी हिंदी में बोलेंगे या तो या। ईदर और बेटा कब लगाते हैं? याद रखना आर्गुमेंट वाले सेक्शन में, जब कोई भी आर्गुमेंट हो और वो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो। ध्यान सुनिएगा, कोई भी आर्गुमेंट दिख रहा है अपनी अपनी जगह पे सही हो और एक स्टेटमेंट नेगेटिव में बात कर रहा हो और एक पॉजिटिव में बात कर रहा हो, यानी एक जो डिबेट हो रही है, एक ने अगेंस्ट में बात की और एक ने फेवर में बात की, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। एक अगेंस्ट में बोल रहा और एक फेवर में बोल रहा, तो एक साथ दोनों को सही नहीं कर सकते भाई। प्लस और माइनस एक साथ तो हो नहीं सकता, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो ईदर और लगाने के लिए आर्गुमेंट में याद रखना कि आप दोनों गलत होने चाहिए, सॉरी दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पे सही होने चाहिए, और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव। कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, ठीक है? ये आपका ईदर और के लिए लेके जाएगा, ये याद रखिएगा इसके अंदर। इसके बाद चौथा बेटा है नीदर वन नॉर टू, यानी अगर दोनों गलत होंगे तो वहां पर नीदर नॉर लगाओगे। और लास्ट है बोथ, यानी कि दोनों के दोनों अगर सही होते हैं देन वी गो विद ऑप्शन ऑफ फिफ्थ ऑप्शन, इट विल बी अ बोथ सेक्शन, ठीक है? चलो ये तो कुछ कंसेप्ट हो गए, कहानी होगी। अब जरा मैं क्वेश्चन पेपर लेके चलता हूं, तो जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। पहला आर्गुमेंट क्या बोला गया कि शुड इंडिया, यहां पे हमेशा ना क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ऐसा करना चाहिए। अब आपको वहां डिबेट देना होता है यस और नो। एज अ जज आपको यहाँ पे काम करना है कि 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, आपका क्या डिसीजन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था
कि शुड इंडिया इनकरेज एक्सपोर्ट व्हेन मोस्ट थिंग आर इनसफिशिएंट फॉर इंटरनल यूज इटसेल्फ। क्या भारत को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए जब अधिकांश चीजें आंतरिक उपयोग के लिए अपर्याप्त हैं? भाई अगर हमारे देश में कोई चीज ऐसी है जिनका हम यूज ज्यादा नहीं कर रहे तो भाई जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टस से, देश के प्रोस्पेक्टस से बात करें तो बिल्कुल उसको आप दूसरी जगह भेजिए ताकि उससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंजेस, फॉरेन करेंसीज हैं, हमारी रेवेन्यू जनरेट हो, हमारे कहीं ना कहीं जीडीपी पे उसका ग्रोथ हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली गई, ऐसा करना चाहिए। अब आप जरा प्रैक्टिकली सोचो, हाँ ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पॉजिटिवली बात जो की जा रही वो यस के लिए की जा रही। हाँ नियम तो ये कहता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। अब जरा आते हैं इस पे कंक्लूजन नंबर 1 पे। पहले वाले ने कहा यस, किसी ने कहा यस, हाँ वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे आवर एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही बात बोलेगी। हाँ अगर देखो मैंने क्या बोला आपसे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आप खुद से पूछो इसका आंसर कि अगर ऐसी बात है तो क्या इसका आंसर ये होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में हम इसको सपोर्ट करेंगे या इसके अगेंस्ट जाएं? तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने देश की बात करें, अगर हमारे ही घर में कोई चीज है जो यूज में नहीं है और हमको पता है कि इसको हम कहीं बेचेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, तो हम उसको बेच देते हैं। इवन जो यूजलेस चीजें होती हैं उनको भी हम क्या करते हैं, कबाड़े में बेच देते हैं और उनसे कुछ अर्न कर लेते हैं जो हमारे किसी दूसरी चीजों के लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो क्या देश को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो बात बोली इसने कि हाँ इससे फॉरेन एक्सचेंजेस और हमारे जो इंपोर्ट है, जो हम चीजें मंगाते हैं, उनमें भी ये काफी हेल्प हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। पहला तो बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखो नो, किसी ने कहा नहीं नहीं, इवन सिलेक्टेड इंकरेजमेंट वुड लीड द शॉर्टेज। हाँ यहां तक कि चयनात्मक प्रोत्साहन से भी कमी हो सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है, साफ साफ गलत है। कारण ये है क्योंकि हम अगर हमारे यहाँ स्पेसिफिकली स्टेटमेंट में बोला गया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, क्या उनको हमको बेचना चाहिए? तो यानी हमें कंफर्म है कि उनका यूज नहीं होना है तो हम उन्हीं को बेचेंगे, ना कि किसी और को। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड यहाँ पे गलत है। इसका आंसर क्या लगाओगे आप? ओनली वन फॉलो, केवल पहला वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या इसमें बोला गया, शुड ऑल द ड्रग्स patent and manufactured in Western countries be first tried out as a simple basis before giving license for sale to general public in India? क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, और आर्गुमेंट के सारे क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, ये बात ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा, एज अ जज आप उसको डिसाइड करोगे, दो लोग डिबेट करेंगे, आपको जज करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में। क्या भारत में आम जनता को बिक्री के लिए लाइसेंस देने से पहले पश्चिमी देशों में पेटेंट और निर्मित सभी दवाओं को पहले नमूना आधार पे आजमाया जाना चाहिए, हाँ या ना? आपका सेक्शंस क्या कहता है? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए भाई। अगर हम सैंपल फॉर्म में इसको, हमेशा याद रखना, पहले आप खुद से पूछो कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको लग रहा है यस, तो जो यस वाला सेगमेंट है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, नो वाले के चांसेस कम हो जाएंगे। भाई अगर हमारे पास पेटेंट आ जाएगा, हम उसको एक सैंपल फॉर्म में लेके पहले उसको यूज करेंगे, उसका क्या कहते हैं डूज एंड डोंट्स, यानी उसके कॉज एंड इफेक्ट सारे देखेंगे, उसके बाद ही उसको कहीं ना कहीं मार्केट में आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसको पहुंचाएंगे, देंगे। समझ में आई बात? तो बिल्कुल सही बोला गया। तो पहले ने क्या बोला, यस मैनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेस एंड ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन एंड हेंस इट इज नेसेसरी। हाँ ऐसी कई दवाओं को भारतीय आबादी के लिए अलग अलग खुराक और अवधि की आवश्यकता होती है, और इसीलिए बिल्कुल सही है। हाँ आवश्यकता है तो बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट के ही बात बोली गई है। मैंने क्या बोला कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो खुद से बोलो जरा कि यार इसका आंसर यस में होना चाहिए या नो में। खुद से जरा पूछो कि सामने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है जिसका हम नेगेटिव में आंसर एक्सेप्ट करें या पॉजिटिव में। जैसे देखते ही समझ में आ गया, भाई सैंपल तो जरूरी है, पहले इसको चेक करा लीजिए। कोविड की बात करूं तो कोविड का जो सैंपल था वो डायरेक्टली जनता तक नहीं पहुंचाया गया, उसकी कितनी टेस्टिंग की गई, पहले थोड़े थोड़े लोगों पे टेस्टिंग की गई, तब जाके सबको यहाँ पे दिया गया। तो एकदम से हम किसी को लाइसेंस या पेटेंट नहीं दे सकते जब तक हम उसके बारे में अच्छे से जान ना लें। तो बिल्कुल फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा, नो दिस इज जस्ट नॉट फेसिबल एंड हेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, यह संभव नहीं है और इससे लागू नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में बहुत ही नेगेटिव बात बोली गई। क्यों नहीं किया जा सकता? आज के टाइम पे सब कुछ पॉसिबल है, और बिना किसी सैंपल चेक के हम किसी चीज को एकदम से पेटेंट एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। तो आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलो, आर्गुमेंट पहला सही है। तो क्वेश्चन देखो और बनाने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा।
Should all the indirect taxes in India be combined into a single tax on a commodities? क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को सभी वस्तुओं पर एक ही कर में शामिल कर लेना चाहिए? सोचो, इस बारे में सोचो कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पहले तो आप देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है जो हम गवर्नमेंट को सीधे तरीके से पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं और सामान की एक्चुअली वैल्यू 4 रुपए है, तो वहां पे आप उस सामान पे मेंशन आपको ऑलरेडी रहता है कि ये सामान एमआरपी रुपीज, ये इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आपने एक पेन खरीदा तो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को उस पेन पे। गॉट इट? 5 रुपए की पेन है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 5 नहीं होगी, हो सकता है उसकी वैल्यू 3 हो। 1 रुपए उसमें जो आपका टैक्स जमा कर रहे हो आप, उसमें इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? Should all the indirect tax in India be combined into a single tax on all commodities? क्या सभी इनडायरेक्ट टैक्स को सभी वस्तुओं पर एक ही कर में मिला देना चाहिए? अब जरा सोचो, ऐसा करना चाहिए। तो एक ने क्या बोला? हाँ, दिस विल कंसिडरेबली सिंप्लीफाई द टैक्स कलेक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स विल ऑल्सो रिड्यूस। कि हाँ, इससे कर संग्रह काफी सरल हो जाएगा और कर संग्रह की लागत भी कम हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, सही है या गलत है? ये क्वेश्चन मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका आंसर आपको सही होगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें भी डाउट है तो अगली जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। तो इसमें और देख लेते हैं। यस, दूसरे ने क्या बोला कि द मैन्युफैक्चरर आर ट्रेडर्स विल बी बेनिफिटेड बाय दिस व्हिच इन टर्न विल बूस्ट टैक्स कलेक्शंस। कि हाँ, इससे विनिर्माताओं और व्यापारियों को लाभ होगा जिससे कर संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सोचना। और तीसरे ने क्या बोला? नहीं नहीं, नो अदर कंट्री हैज अडॉप्टेड सच सिस्टम। भाई तीसरा तो आप डायरेक्टली गलत काट ही दोगे। मैं 2 के लिए आपको दे रहा हूं कमेंट में चांसेस। तीसरा गलत क्यों काटो? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे देशों से। अगर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो 2 बचे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका इसमें कौन सा सही है। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होता है तो उस कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही बताया है। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसकी लेके आऊंगा उसमें पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। तीसरा तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, बाकी 2 जरा आप सोचिएगा। नेक्स्ट पे आते जरा सा, एक क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। शुड देयर बी अ टोटल बैन ऑन टोबैको प्रोडक्ट एंड स्मोकिंग इन इंडिया? क्या भारत में कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए टोबैको प्रोडक्ट और स्मोकिंग को? बताइए, हां या ना। ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है। हां भी कह सकता हूं मैं, हां ऐसा कर देना चाहिए, और मैं ना भी कह सकता हूं। भाई हाँ क्यों? क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं, हमारी जो एज न्यू कमर्स हैं, जो नए लड़के लड़कियां हैं वो बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरा ना मैं इस वजह से कह सकता हूं कि वो कंपनियां जिनसे जुड़े हुए वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत असर जाएगा। उतने सारे वर्कर्स जो वहां काम कर रहे हैं उनकी जॉब का असर जाएगा, उनकी रोजी रोटी, उनकी फैमिली पर इसका असर जाएगा। तो दोनों तरह से बातें हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो यस वाला भी सही हो सकता है और नो वाला भी। तो जरा देखते हैं। पहला बोलता है यस इट इज रॉन्ग टू स्मोक अवे मिलियन ऑफ मनी। हाँ, करोड़ों का धूम्रपान करना गलत है। ये बात जो इन्होंने बोली है, क्या ये स्टेटमेंट को, आर्गुमेंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना रहा क्या कि हाँ करोड़ों रुपए का धूम्रपान करना गलत है? ये जो करोड़ों रुपए इन्होंने बोल दिया है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता कि करोड़ों रुपए इसी में बर्बाद कर देता है, तो ये बिल्कुल बात गलत होगी। और दूसरी चीज, पैसे लोग बर्बाद करते हैं, उनका अपना शौक है, लेकिन उनको भी पता होता है, उनकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं कि हमको कितने अमाउंट में चीजें करनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अपनी पूरी संपत्ति केवल इसी चीज में वो उड़ा दें, तो ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग आर्गुमेंट कह सकते हैं। दूसरा, नो इट विल थ्रो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन द टोबैको इंडस्ट्री आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसलिए सही होगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अभी बताया था कि जाहिर सी बात है अगर इसको बैन कर देंगे तो उसमें कितने सारे वर्कर्स हैं, कितने सारे वर्कर्स की फैमिली है जिनकी जॉब पर डायरेक्टली असर जाएगा, और ये बिल्कुल ही रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्गुमेंट रॉन्ग इन द सेंस, ये कंक्लूजन जो है वो हमारा रॉन्ग इंडिकेशन दे देगा कि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे वर्कर्स जो वहां काम कर रहे हैं उनको नुकसान होने वाला है, उनकी जॉब जा जाएगी। तो ये अपने आप में थोड़ा सा सही बोला गया यहाँ पे। तीसरा क्या बोला गया? नो द गवर्नमेंट विल लूज
huge amount of money as it will not earn by the way of taxes on these product। नहीं, सरकार को भारी मात्रा में धन का नुकसान होगा क्योंकि इन उत्पादों पे जो टैक्सेस के जो माध्यम है उनसे क्या होगा, उनके पास पैसे की कमाई नहीं होगी। क्या ये बात सही लग रही है कि अगर हमारे यहाँ टोबैको को बैन कर देने का पीछे का, अगर नहीं बैन करते हैं तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये हो जाएगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी सही है कि हाँ, गवर्नमेंट, आप इसे अल्कोहल की बात करें, शराब की बात करें, आप नोटिस करो कोविड टाइम पे अल्कोहल को खोला गया था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड की थी कि शराब की दुकानें खोली जाएं क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं इन्हीं चीजों से, शराब से, स्मोकिंग। क्योंकि ये क्या होता है कि आज हमारी जो भारत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस भारत की 70% पॉपुलेशन जो है इन चीजों में क्या है, इन्वॉल्व है, 70%। तो जाहिर सी बात है अगर वो सिगरेट हम खरीद रहे हैं 50 रुपए 60 रुपए का, तो जाहिर सी बात है उसमें हम काफी टैक्स गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। सेम ऐसे अल्कोहलिक आइटम्स हैं, उन पे भी हम ऐसे पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टैक्स तो नुकसान होगा ना। तो गवर्नमेंट के नजरिए से अगर बात करें, टैक्सेस के नजरिए से बात करें, तो ये बात बिल्कुल सही बोली गई। यानी इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी ट्रू। केवल पहला और दूसरा, सॉरी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, माफ चाहूंगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड विल बी ट्रू, कि दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट गलत किया कि करोड़ों रुपए का हम नुकसान धूम्रपान में कर देते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर ऐसा होता कि हाँ इसको बैन करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो यूथ है, यंग एज वाले जो बच्चे हैं, वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा हमारे कल्चर पे, हमारे समाज पे उसका गंदा इफेक्ट पड़ रहा। तो ये बात अगर बोलता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन उन्होंने क्या बोला, करोड़ों का धूम्रपान, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो यहां पर इसका आंसर क्या लगा देंगे, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। तो क्वेश्चन को लेके आपको समझना है, उसके बाद करना है। एक क्वेश्चन मैंने मेंस का उठाया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी मेंस लेवल पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया जाएगा, तो जरा स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से। जरा देखते हैं कि देयर आर रिपोर्टेड अबाउट 70,000 पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। ठीक है, many already or nearly defected. The center and state government must share the blame for this plight. It has been some time since a union of state budget as a side of meaningful amount of improving library infrastructure. The onus fall securely on the government to make sure that people, especially students and the poor, have enough avenue to sit together, read and learn. बड़ा सिंपल सी भाषा में हमारे यहाँ लाइब्रेरी को इंडिकेशन दिया गया। इस पूरी कहानी की जो कह सकते हैं कि सेंट्रल थीम है, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी पे बात की गई है। क्या कि एक कथित तौर पे बात बोली गई कि लगभग 70,000 सार्वजनिक पुस्तकालय, गवर्नमेंट के खुद की लाइब्रेरीज हैं 70,000 अक्रॉस इंडिया। सही बात है, जहां पे विद्यार्थी जाके बिल्कुल पढ़ सकता है। ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज होती हैं, बुक वगैरह इशू करा के बिल्कुल पढ़ सकता है, जिनसे कई पहले ही, इसमें क्या बोला गया, जिनमें से कई पहले से ही लगभग बंद हो चुकी है। ध्यान समझिएगा कि 70,000 लाइब्रेरी है, यहां पे मेंशन किया गया है 70,000 लाइब्रेरी हमारी सरकार की, प्राइवेट छोड़ दीजिए, सरकारी 70,000 लाइब्रेरी है, जिनमें से पहले से ही कई लगभग क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की इस दुर्दशा के लिए उनको दोष जो है अपने आप में क्या करना चाहिए, दोनों को शेयर करना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, कहीं गलती सेंट्रल की है, कहीं गलती स्टेट की है। यह कुछ समय हो गया है जब एक संघ या राज्य के बजट ने लाइब्रेरी के बुनियादी ढांचों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए एक कोई भी राशि दी गई हो। मतलब आप बजट में देखेंगे तो कभी किसी बजट में ऐसा नहीं मेंशन करता, आईआईटीज खुलवा रहे हैं, एमआईटीज खुलवा रहे हैं, आईआईएम्स खुलवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा रहे हैं, सबके लिए बजट पेश होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे देश की जो लाइब्रेरीज हैं, जहां पे बच्चे, गरीब बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे आके पढ़ते हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सुधार के लिए कुछ पैसे हम क्या करें, अपने बजट में पेश करें। ऐसा कहीं नहीं बोला गया, इसमें कहीं देता नहीं है, कहीं लोग करते नहीं है। ठीक है ना, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राशि निर्धारित की है, ऐसा कहीं कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे। यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आती है कि उनके लोगों, विशेषकर छात्रों और गरीब के पास एक साथ बैठकर पढ़ने और सीखने के लिए पर्याप्त अवसर हो। भाई अगर गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान देगी तो जो हमारे बच्चे प्राइवेट सेगमेंट में जा रहे हैं, प्राइवेट लाइब्रेरीज में, जो कि बहुत हैंडसम अमाउंट पे करवा रहे हैं, है ना, मंथली या ईयरली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, उन चीजों से तो बच्चे बचेंगे।
सरकार अगर सुविधाएं देगी तो वही बच्चे वहां पढ़ के कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। एक बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ट्रेजेडी को दिखाया गया है कि इतना कुछ है हमारे देश में, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ध्यान नहीं दे रही, और इस कारण से 70,000 अमाउंट की जो लाइब्रेरीज थी काफी तो बंद हो चुकी हैं, जो काफी हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें जा रही। तो हमको क्वेश्चन का सिनेरियो समझ में आ गया कि क्या एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मुद्दा बड़ा क्लियर हो गया। अब इस पे आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथेंड द आर्गुमेंट फॉर द गवर्नमेंट बीइंग रिस्पांसिबल फॉर इन्वेस्टिंग इन पब्लिक लाइब्रेरीज। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक पुस्तकालयों में निवेश करने के लिए सरकार के जिम्मेदार होने के तर्क को पुष्टि करता है। मतलब सरकार की यहां पर जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई है, इस चीज को कौन सा आर्गुमेंट यहां पे एक्सेप्ट कराता है। पहला, लाइब्रेरीज हेल्प बिल्ड एन एलिगेंटेड सिटीजनसी। जाहिर सी बात है, पुस्तकालय कहीं ना कहीं अगर बच्चे जाएंगे तो वहां से जो नागरिक होंगे वो हमारे देश को बढ़ाने के लिए बिल्कुल क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये बात जो बोली गई है, अगर ये इसीलिए बोली गई, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए भी बोली गई है क्योंकि साफ साफ है अगर ये लाइब्रेरीज होंगी, बच्चे पढ़ेंगे और वो बच्चे फिर पढ़ के हमारे देश के लिए ही कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर जो सरकार की दुर्व्यवस्था है उसकी जिम्मेदार ये बच्चे, यहाँ पे जो बात बोली कि बिल्कुल जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की इसीलिए बनती है कि लाइब्रेरीज को भी फंड दें जिनसे वो बने और यहाँ पर बच्चे पढ़े, क्योंकि पूरा खेल जो है वो बच्चों के पढ़ने का ही तो है वहां पे। पहला सही है। दूसरा, प्राइवेट पार्टीज में नॉट बी इंटरेस्टेड, आगे पढ़ना ही नहीं है। प्राइवेट पार्टी की बात की गई है, ठीक है, प्राइवेट पार्टी जो है इनका कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि बात तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी हमारे राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। तो इसके बारे में आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम स्टेटमेंट के बिल्कुल हट गए, हमारा लिंक ही नहीं बन रहा। तो देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन सिंपल सा आंसर था। कितना आसानी से आपने इसका आंसर दे दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये रीजंस पसंद आए होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम दिए, मैं आपको बस समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, रूल्स क्या होते हैं, अप्रोच क्या होती है। एक होमवर्क मैंने आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा उस आंसर का। मैं देखूंगा, चेक करूंगा आपके कमेंट को पर्सनली, और फिर मुझे लगेगा कि नहीं आपके आंसर ज्यादातर गलत आ रहे हैं तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन पसंद में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा इसका, और उम्मीद करता हूं एग्जाम में आपको स्कोर मिलने वाला है इससे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।